हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बीसीके। तो लास्ट क्लास में हमने किया था कि अ, पूरे वर्ल्ड में दो टाइप की इकोनॉमीज चल रही थी। एक यूएसए का पैटर्न था और एक रशिया का पैटर्न था। यूएसए का पैटर्न था क्या, प्राइवेट इकोनॉमी, या जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, राइट। ये इस इकोनॉमी में सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के, वो किसके पास होते हैं? प्राइवेट लोगों के पास होते हैं। जबकि रशिया कौन से पैटर्न पे चल रहा था? सोशलिज्म के पैटर्न में, जहाँ पे रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में होते थे? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते थे। पैसा वगैरह सरकार के पास होता था और सरकार उस पैसे को कैसे यूज़ करती थी? लोगों के भले के लिए या वेलफेयर के लिए यूज़ करती थी। और उस समय इंडिया की हम बात करें तो इंडिया को आज़ादी मिली थी। हु वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि आप कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे? ठीक है। अब हम चाहते थे कि यार अगर हम प्राइवेट लोगों को कंट्रोल दे दें तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्राइवेट आदमी तो अपने भले के लिए देखेगा और कंट्री का सोचेगा ही नहीं, राइट। तो क्या करें? हमें ग्रोथ भी चाहिए, पूरी कंट्री की ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए सरकार का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। पर अगर सारा का सारा सरकार को दे देते हैं, राइट, और प्राइवेट, तो फिर प्राइवेट लोगों के पास मोटिवेशन बचेगा ही नहीं। तो हम चाह रहे थे कि दोनों चीज़ें हो जाएं, ये वाला भी हो जाए, इसके भी फ़ायदे ले लें और इसके भी फ़ायदे ले लें, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी फ़ायदे ले लिए जाएं और सोशलिज्म के भी फ़ायदे ले लिए जाएं। तो हमने मिक्स पैटर्न फॉलो किया जिसमें दोनों के फीचर आ गए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए भी और सोशलिज्म के भी फीचर आ गए। ओके, तो हमारे दिमाग में था कि हमें पूरी ग्रोथ चाहिए, ओके। कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, और कुछ चीज़ों पे प्राइवेट, राइट, प्राइवेट का कंट्रोल होना चाहिए। कुछ चीज़ों पे प्राइवेट को क्या करना चाहिए? हमें एनकरेज करना चाहिए। ठीक, तो हमने वी फॉलोड मिक्स्ड पैटर्न, पर उसमें भी ना ज़्यादा टिल्ट, एक झुकाव किसकी तरफ था? रशिया की तरफ। ये सोशलिस्ट, राइट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब जहाँ पे ऐसी इकोनॉमी की तरफ हम ज़्यादा, हमारा वो था वेटेज, जहाँ पे किसका कंट्रोल हो? गवर्नमेंट का। बोलने के लिए हमने बोल दिया कि हम मिक्स कर रहे हैं, कुछ फीचर प्राइवेट के, कुछ फीचर गवर्नमेंट के, पर ज़्यादा जो वेटेज दी गई वो किसको दी गई? ये सोशलिस्ट इकोनॉमी को, राइट। तो हमने जो मिक्स पैटर्न फॉलो किया उसमें ज़्यादा रोल किसका रखा? गवर्नमेंट का रखा। तो जो टिल्ट था एक, वो था सोशलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म पैटर्न। ठीक है, चलो अब क्या हुआ? नाइनटीन 47 को हमें आज़ादी मिली थी। 1981 1991
तो 1947 पे में हमने बताया था जब स्टार्टिंग में वर्ल्ड वॉर वगैरह हुए थे तो राइट उसके बाद दो टाइप के कंट्रीज़ को देखो ना, वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो अब कंट्रीज़ कैसे चलाई जाएं, तो दो गुटों में बट गए। एक हो गया रशिया वाला गुट, एक हो गया अमेरिका वाला गुट। राइट, रशिया वाला गुट किस फेवर में था कि सरकार के पास सारा कंट्रोल रहना चाहिए, और अमेरिका वाला गुट क्या था कि प्राइवेट लोगों को एनकरेज करना चाहिए। राइट, तो हमने मिक्स पैटर्न फॉलो किया। राइट, अब देखते हैं हुआ क्या। 1947 से 1981 के बीच में एक तो सोवियत यूनियन वाला पैटर्न चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, एक यूएसए वाला पैटर्न चल रहा था, और इंडिया में क्या चल रहा था, अपना मिक्स पैटर्न। ओके, बट अलास मतलब सैडली 1981 में क्या हुआ, सोवियत यूनियन की पॉलिसीज फेल हो गई। सोवियत यूनियन फेल्ड, इट्स पॉलिसीज फेल्ड। तो इंडिया का झुकाव तो सोवियत यूनियन की तरफ था ही। राइट, तो इंडिया की कंडीशन भी क्या हो गई, वर्स हो गई। इसीलिए 1991 में इंडिया ने अपनी पॉलिसीज को क्या करा, चेंज करा। राइट, तो therefore in 1991 Indian government had to bring new economic policies. Okay, तो देखते हैं 1991 के बाद इंडिया में चेंजेस आए। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री की पॉलिसीज़ वगैरह चेंज करी ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। तो देखते हैं 1991 से पहले का क्या सिनारियो था जिस दौरान इंडिया कुछ भी नहीं कर पाया। राइट, तो देखते हैं टिल 1991 क्या था। अब देखिए 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। राइट, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तो बेसिकली हम गुलाम क्यों बने थे, क्योंकि जब पहले राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, राइट, अंग्रेज लोग इंग्लैंड से इंडिया आके बेसिकली व्यापार करते थे। उन्होंने एक कंपनी खोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। राइट, तो बेसिकली वो व्यापार करने ही इंडिया आए थे, ट्रेड करने इंडिया आए थे। बट धीरे 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 उन्होंने क्या करा, पूरे इंडिया में अपने आप को एक्सपांड कर लिया, अपने आप को इतना पावरफुल कर दिया कि एक दिन हम उनके गुलाम बन गए। राइट, तो इसीलिए 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हम अब डर गए। राइट, ट्रेड करने से, दूसरों के साथ ट्रेड करने से हम क्या हो गए, अब डर गए। हमें ये लगने लग गया कि दूसरों के साथ ट्रेड करना, फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना एक रिस्की चीज़ है। इसीलिए 1947 में जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमने फॉरेन कंट्रीज के साथ उतना ट्रेड वगैरह नहीं रखा, उनको भारत आके ट्रेड करने की, व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, परमिशन नहीं दी। राइट, तो टिल 1991 India had limited interaction with foreign countries, जो मैक्सिमम कंट्रोल था वो सरकार के पास था, क्योंकि हमारा झुकाव किसकी तरफ था, सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो मैक्सिमम कंट्रोल वाज विद गवर्नमेंट,
हमारे पास जो सरकारी खजाना था, रिजर्व था, इट वॉज वेरी लो, रिजर्व वर वेरी लो। ठीक है, अब देखिए 1947 के बाद हमने सोच लिया कि किसी भी बाहर वालों को इंडिया में आके व्यापार नहीं करने देंगे। तो जब आप फॉरेनर्स को एंट्री नहीं दोगे तो वो अपना पैसा लेके नहीं आएंगे, राइट। खुद के पास हमारे पास पैसा है नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने सब कुछ लूट लिया था इंडिया से, राइट। तो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं था, राइट। तो हमारे पास खुद कुछ है नहीं, दूसरों से हेल्प हम मांगना नहीं चाहते अब। तो क्या एज अ रिजल्ट इंडिया रिमेन अनडेवलप्ड, राइट। तो अनडेवलप्ड रहा इंडिया। फिर 1991 तक वैसा ही चलता रहा। फिर 1991 में सरकार ने सोचा कि अब वक्त आ गया है बदलने का, राइट। तो 1991 में को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट रिफॉर्म्स बोला जाता है, राइट। क्योंकि एक दो एरा माने जाते हैं, एक बिफोर 1991 और एक आफ्टर 1991, राइट। तो बिफोर 1991 से पहले की कंडीशन और थी और आफ्टर 1991 के बाद की कंडीशन कुछ और है। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस ईयर, दिस पर्टिकुलर ईयर, व्हाट इज विच इज दिस ईयर 1991, राइट। इसको हम ईयर ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ओके। तो 1991 में क्या आया आपका, एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, राइट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उनको शॉर्ट पे मैं एलपीजी बोल देती हूँ, राइट। तो अब देखते हैं 1991 में हुआ क्या। नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। राइट, उन्होंने मिलके कौन सी पॉलिसी लाए, पॉलिसी ऑफ एलपीजी वॉज ब्रॉट। ठीक है, एलपीजी की पॉलिसी लाई गई। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, दूसरी पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन, तीसरी पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? तो लेट्स सी। लिबरलाइजेशन, liberalization, privatization and globalization. So first of all we will discuss about liberalization. लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल मतलब फ्रीडम दे देना, राइट। देखो 1947 के बाद हमारी पॉलिसीज स्ट्रिक्ट थी, राइट। तो जो इन स्ट्रिक्ट पॉलिसी की में रूल था कि फॉरेनर्स इंडिया आके व्यापार नहीं कर सकते, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस कारण इंडिया में पैसा आने, इंडिया के खुद के पास पैसा था नहीं, बाहर से पैसा आने को मनाही थी। एज अ रिजल्ट इंडिया रिमेन अनडेवलप्ड। तो ऐसा कई सालों तक चलता रहा, मतलब 1991 तक चलता रहा। तब हमने सोचा कि यार अब वक्त आ गया है बदलने का। अब जो हमारी पॉलिसीज़ है उसको क्या कर दिया जाए, थोड़ा लिबरल कर दिया जाए, थोड़ी सी सख्तियाँ उनसे हटा दी जाएं ताकि फॉरेनर्स अपना पैसा लेके इंडिया आ सकें। तो उससे हमें भी तो फ़ायदा है, उनका पैसा आएगा, उनकी टेक्नोलॉजी आएगी, कंपनीज़ खुलेंगी, एमएनसीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में खुलेंगी, फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया आके काम करेगी, तो इंडिया के लोगों को भी तो रोज़गार मिलेगा, राइट। तो इसीलिए हमने अब पॉलिसीज को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, ओके। तो लिबरल, तो इसका मतलब पॉलिसीज को लिबरल करना, या फिर लोअर डाउन रिस्ट्रिक्शंस, सरकार का कंट्रोल को कम किया गया, गवर्नमेंट कंट्रोल मिनिमाइज्ड,
फॉर्मेलिटीज कम कर दी गई, नाम से पता चल रहा है लिबरलाइजेशन, तो हर चीज में रिलैक्सेशन दे दी गई, राइट। फॉरेन कंपनीज के लिए जो बहुत फॉर्मेलिटीज थी पहले, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते थक जाते थे, पूरी नहीं हो पाती थी फॉर्मेलिटीज, राइट। तो अब उस चीज में इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल हो गई, राइट। फॉर्मेलिटी कम कर दी ताकि वो लोग इजीली अपनी कंपनियां इंडिया में खोल सके और अपनी कंट्री से पैसा इंडिया में लाके इन्वेस्ट कर सकें। टैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया, ओके। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब देखो, हमने पढ़ा 1947 के बाद जो हमने पॉलिसी फॉलो करी वो मिक्स पॉलिसी फॉलो करी, बट झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा था, रशियन वाले पैटर्न, मतलब गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एंड हेंस सारा कंट्रोल किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, राइट। पर गवर्नमेंट को कंट्रोल देके तो बात बिगड़ ही गई, राइट। हमारे जो कंपनियां थी सब सरकार के पास थी और वो सारी कंपनियों को लगातार लॉस पे लॉस हुए जा रहे थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा, तो हमारी आंख कब खुली, 1991 में खुली। तो हमने क्या करा, अब प्राइवेटाइजेशन करा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट के हाथ से किसके हाथ में दे देना कंट्रोल, प्राइवेट के हाथ में कंट्रोल दे देना, ओके। ठीक है, जैसे कि बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट का था, फिर इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, और किसको बेच दिया, टाटा टेलीकॉम को, एंड वॉज परचेज्ड बाय टाटा टेलीकॉम, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन किया गया, मतलब जो फैक्ट्रियां अब तक गवर्नमेंट के हाथ में थी उनको गवर्नमेंट के हाथों से लेके किसको बेचा गया, प्राइवेट लोगों को बेचा गया, ताकि वो लोग उन फैक्ट्रियों की स्थिति को इम्प्रूव कर सकें, राइट, सही कर सकें। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। अब हमने पढ़ा 1991 तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्लोज्ड, हमने फॉरेन कंट्रीज को इंडिया आने की परमिशन नहीं दी थी, राइट। तो उसका नुकसान हमें ही बियर करना पड़ रहा था उल्टा, इसीलिए अब हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन अप कर दिया। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे एक वर्ल्ड को विलेज की तरह कन्वर्ट कर देना, मतलब विलेज नहीं होता, मेला लगा होता है जहां से मर्जी जो मर्जी चीजें खरीद लीजिए, तो इंडिया को भी एक ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, मतलब दूसरी कंट्रीज को बोला गया कि आप इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रियां लगाइए। तो आप देखिए आज के डेट में इंडिया में कोक के प्रोडक्ट बिकते हैं, पेप्सी के बिकते हैं, राइट, मैकडोनल्ड्स है इंडिया में, राइट, गुची है, रैन आपका वो जो आपके ये गॉगल्स पहनते हो, रे बैन, राइट, अरमानी, ठीक है। तो ये सब क्या है, फॉरेन कंपनीज हैं, राइट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन कंपनीज ने इंडिया में आके काम करना शुरू करा। तो वो जो कंपनीज थी फॉरेन कंट्रीज में जो थी फॉरेन कंपनीज, उनको इंडिया में आके काम करने का मौका किस वजह से मिला, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आवर इकोनॉमी वॉज ओपनड अप। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, व्यापार में जो बैरियर्स लगा रखे हैं उनको हटाया जाए, ताकि दूसरी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज वाली जो फॉरेन कंट्रीज में जो कंपनियां हैं वो आसानी से इंडिया में आके क्या कर सके, अपना काम इजीली शुरू कर सकें। इंपोर्ट्स 1991 से पहले हमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि हम दूसरी कंट्री से चीज़ें नहीं खरीदेंगे, राइट। बट उसके बाद हमने 1991 के बाद क्या करा, रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई। तो इजी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ओके। तो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर मेड इजी,
रिलैक्सेशंस वगैरह जो कोटा होता है वो सब चीज़ें उनके ऊपर से हटा दी गई। अब गैब्रियल आलमंड, ठीक है, इन्होंने क्या बोला पहले लिख लेते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम एज अ सेट ऑफ interactions having structures, each of which perform its functions in order to keep it like an ongoing concern. It is a set of processes that routinely converts inputs into outputs। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, जैसे हम बोलते पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स क्या है, इंटरैक्शन है तो है, इतनी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट में भी आपकी बहुत सारी जैसे नगर निगम है, राइट। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इंटरैक्शन है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब के बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारी जो यूनिट्स हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी कई सारी बॉडीज हैं, राइट, सब क्या करती हैं, अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करती है, राइट, टू कीप इट लाइक एन ऑन गोइंग कंसर्न, राइट। तो इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, राइट। तो ये क्या करते हैं, कुछ इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। तो देखते हैं ये इनपुट और आउटपुट, ये किस चीज की बात हो रही है यहां पे, तो देखते हैं। अब देखो, दो तीन लाइन छोड़ने के, 4-5 लाइन छोड़ने के बाद स्टार्ट करना है। जैसे जनता, स्मॉल ग्रुप्स, जैसे कि विमेन हो गया, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन हो गई, वो छोटे छोटे ग्रुप्स, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी होता नहीं है, उन वुमेन के अधिकारों के लिए सोसाइटी बनी है, चाइल्ड के अधिकारों के लिए सोसाइटी बनी है। मास मीडिया, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम पहले लिख लेते हैं, फिर एक साथ करेंगे। रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, तो रूल मेकिंग में लेजिस्लेचर, जैसे पार्लियामेंट हमारा है, तो लॉ इज मेड हियर,
एग्जीक्यूटिव, government, central government and state government who execute law, और ये रूल एडजुडिकेशन ये जुडिशरी, जुडिशरी हु टेक डिसीजन। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, जनता, आम जनता, जैसे हम लोग हो गए, या कई सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप होता है जो विमेन की वेलफेयर की बात करता है ताकि उनके ऊपर शोषण ना हो, उसकी बात करता है। चाइल्ड ग्रुप्स भी होते हैं जो चाइल्ड के अधिकारों की बात करते हैं, राइट, ताकि चाइल्ड का शोषण ना हो, उसकी बात करते हैं, राइट। मास मीडिया हो भी होती है, राइट। मीडिया तो क्या है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है कंट्री में तो वो गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करते हैं, राइट, राइट। कुछ भी प्रॉब्लम है वो पब्लिक की प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक कैसे जा रही है, थ्रू मास मीडिया, राइट। तो ये इतने सारे लोग हैं, जनता है, ग्रुप्स हैं, मास मीडिया है, ये सब क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या रखते हैं, डिमांड रखते हैं, राइट। क्या रख रहे हैं ये लोग, डिमांड्स, ठीक है। तो हम इनको इनपुट भी बोल सकते हैं। तो इनपुट्स किसकी तरफ से जा रहा है, जनता, स्मॉल ग्रुप्स, मास मीडिया की तरफ से इनपुट जा रहा है, डिमांड्स जा रहा है, वो अपनी बातें रखते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं पॉलिटिक्स अपनी इंडिया की गवर्नमेंट के सामने, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के सामने, राइट। तो जैसे उनकी डिमांड होती है उस हिसाब से क्या बनता है, लॉ, राइट। तो देखो कभी चाइल्ड ग्रुप बना होगा, राइट, चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप बना होगा, उन्होंने सरकार के समक्ष, सरकार के सामने प्रॉब्लम्स रखी होंगी कि बच्चों का शोषण होता है, राइट, उनसे फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है, डोमेस्टिक हेल्प ली जाती है, उनको प्रॉपर वेजेस पे नहीं किए जाते हैं, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स रखी गई होंगी गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या बनाया होगा, लॉ बनाया होगा, राइट। तो रूल मेकिंग लेजिस्लेचर में, राइट, वहां पे पार्लियामेंट में क्या बना, आपका लॉ बना, ओके। अब लॉ तो बन गया, अब उसको अप्लाई भी तो करना है, रूल एप्लीकेशन। तो अप्लाई मतलब एग्जीक्यूट करना, राइट, रूल को अप्लाई करना या एग्जीक्यूट करना। कौन करेगा रूल को एग्जीक्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, राइट, और स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राइट। ये क्या करते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अब अगर किसी ने उस लॉ को पूरा नहीं करा, उस लॉ की लिखी हुई बात नहीं मानी, राइट, उसका वायलेशन किया, तो अब उसके रिगार्डिंग फर्दर डिसीजन कौन लेगी, जुडिशियरी, राइट। तो अगर आपने कोई रूल का वायलेशन किया है, कोई लॉ का वायलेशन किया है, तो मैटर्स कहाँ जाते हैं, दे गो टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द केस, राइट। वहाँ पे जुडिशियरी फैसला लेगी कि आपके ऊपर कितने की पेनल्टी वगैरह लगनी चाहिए, राइट। तो हमने देखा जो ये सारा कुछ सिस्टम था, ये सब क्या था, आपस में इंटरैक्शन, पहले इन्होंने इनके सामने रखा, इन्होंने यहाँ रखा, राइट, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आपस में इंटरैक्शन हो रहा है, इसी को तो हम पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं, राइट, सेट ऑफ इंटरैक्शन, राइट, ईच ऑफ विच हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। पार्लियामेंट में लॉ बनाया जा रहा है और एग्जीक्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, और जुडिशरी का काम होता है टू कीप अ वॉच, टू कीप एन आई कि वो लॉ जो सरकार ने इम्प्लीमेंट करा है क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। तो ये तो था गैब्रियल आलमंड का। अब देखो हमने देखा यहाँ से इनपुट्स गया और फाइनली हमारा लॉ बना, तो वो क्या है आपका आउटपुट। तो आउटपुट क्या निकल के आया, उनके डिमांड्स की वजह से, उनके इनपुट की वजह से सरकार को क्या बनानी पड़ी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पब्लिक पॉलिसीज, राइट। अब अभी तो हमने पढ़ा गैब्रियल आलमंड, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किसके बारे में, डेविड ईस्टन।
तो उनके हिसाब से क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी? पॉलिटिक्स, पॉलिसी, रिलेशनशिप is also known as feedback or what? Black box model. ठीक है, ब्लैक बॉक्स मॉडल बेसिकली होता क्या है? पॉलिटिक्स, अब देखो ऐसा भी होता है, सरकार ने लॉ बना दिया, राइट, लॉ इम्प्लीमेंट करके देखा, फिर पर लोगों को प्रॉब्लम आई उस लॉज में, तो लोगों ने क्या करा, फिर सरकार को फिर से फीडबैक दिया, राइट, तो सरकार ने फिर लोगों की प्रॉब्लम को फिर से दूर करा, तो सरकार ने उस लॉ में क्या लाए, इम्प्रूवमेंट लाए। तो फीडबैक का सिस्टम ही तो चल रहा है। सरकार ने लॉ बनाया, लॉ में कुछ खामियां थी, तो जनता ने फिर से सरकार को क्या दिया, जनता की तरफ से फिर से सरकार की तरफ क्या गई, डिमांड गई, फिर से उस लॉ में इम्प्रूवमेंट आया। तो ये एक सर्कल है ना, ये एक साइकिल है, राइट, जो कि लगातार चलती जा रही है। जनता की तरफ से डिमांड जाएगी, फिर लॉ बनेंगे, फिर लॉ में कुछ खामियां होंगी, कुछ कमियां होंगी, फिर से जनता की तरफ से डिमांड जाएंगी, राइट, फिर लॉ में चेंजेस होंगे, लॉ बनेंगे, फिर इस तरीके से ये साइकिल रोटेट करती रहेगी। ओके, तो डेविड ईस्टन का मानना ये था पॉलिटिक्स पॉलिसी रिलेशनशिप क्या है, एक फीडबैक या एक ब्लैक बॉक्स मॉडल है, राइट। तो क्या चाहते हैं, आई 2-3 लाइन छोड़ देना बीच में, कुछ लिखना हो तो हेल्पफुल रहता है। आई इनपुट्स, INPUTS, ठीक है। ये है अ पॉलिटिकल सिस्टम, और ये है आपके आउटपुट्स, ठीक है। तो इनपुट्स जा रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के तरफ, कैसे लोग अपने डिमांड्स रख रहे हैं सरकार के सामने, राइट, सपोर्ट जा रहा है, राइट, हम लोग अपनी सरकार भी चुनते हैं, राइट, तो पॉलिटिकल सिस्टम से हम अगर कुछ डिमांड्स रखते हैं तो हम सपोर्ट भी करते हैं, जो पार्टी को हम चाहते हैं हम उसको वोट देते हैं, राइट। फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, हमारे डिमांड के मुताबिक हमारे लिए क्या लेता है, डिसीजंस, राइट, या पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक। तो वही हो रहा है। तो एनवायरनमेंट की तरफ से क्या जा रहा है, एनवायरनमेंट मतलब जैसे हम हैं एनवायरनमेंट में, राइट, कंपनीज हैं, राइट, सब लोग हैं एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट की तरफ से पॉलिटिकल सिस्टम को, एनवायरनमेंट की तरफ से पॉलिटिकल सिस्टम को क्या जा रही है, डिमांड्स रखी जा रही हैं, राइट। एनवायरनमेंट आपने पढ़ा भी था चैप्टर 1-2 में, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की तरफ से डिमांड जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को, राइट, फिर पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर विचार विमर्श करती हैं और फिर डिसीजंस और पॉलिसीज बनाई जाती हैं, राइट, और कहाँ लागू की जाती है, एनवायरनमेंट में लागू की जाती हैं। ओके, तो हमने देखा जो ये पॉलिसी मेकिंग, अब एक चीज तो आपको पता चल गई होगी, मैं अपनी प्रॉब्लम सरकार के सामने रख रही हूँ, सरकार उसका रूल लॉ बनाएगी उसके लिए कुछ, पर अगर लॉ में खामियां होगी, कुछ कमियां होंगी, तो फिर से मैं सरकार के सामने अपनी प्रॉब्लम रखूंगी, राइट। तो एक तरीके से ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये एक साइकिल है, राइट। तो हमने देखा पॉलिसी ना एक दिन में नहीं बन जाती है, इट इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट।
ठीक है। तो मैं सरकार को क्या दूंगी, फीडबैक भी दूंगी, ताकि सरकार ने जो पुरानी पॉलिसीज निकाली थी उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट करके नई इम्प्रूव पॉलिसीज मार्केट में गवर्नमेंट निकाले, राइट। अब जैसे जीएसटी है, सरकार ने जीएसटी ले तो आई, बट कितनी खामियां थी जब जीएसटी आया था, बहुत सारे अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बट तो लोगों की तरफ से सरकार को क्या गए, इनपुट्स गए, फीडबैक गए, तो सरकार ने फिर क्या करा, जीएसटी में चेंज करा। उसके बाद लोगों को फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो लोगों ने अपने पॉइंट्स किसके सामने रखे, गवर्नमेंट के सामने रखे, राइट। सरकार ने फिर से उनके ऊपर कुछ चेंज करके लोगों के सामने पेश किए, राइट। तो इस तरीके से पॉलिसी पे लगातार इंप्रूवमेंट चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पॉलिसी बना दी और वो एकदम परफेक्ट है और वही चलेगी, नहीं, राइट। लोगों के फीडबैक के हिसाब से लॉ को क्या किया जा सकता है, पॉलिसीज को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, कुछ ऑल्टरेशंस वगैरह उसमें हम कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे देखो ना, अगर हम पॉलिसी के रिफॉर्म्स की बात करें तो टाइम टू टाइम मैंने आपको बताया ना, फीडबैक के आधार पर पॉलिसी रिफॉर्म होती रहती है। तो उसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, देखो, पहले कंपनीज एक्ट था 1956, बट इसमें कुछ कमियां थी, तो क्या बना, द कंपनी एक्ट 2013, ओके। और पहले थे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बाद आपका हो गया जीएसटी 2017, ठीक। तो अब देखते हैं, थॉमस आर डाय के विचार, तो ये आप अंडरलाइन कर लेना बुक में, वॉट एवर से लेके नॉट टू डू तक, ठीक है। रिचर्ड रोज के हिसाब से एक्शन प्लान विल ऑल्सो बी देयर। तो ये पब्लिक पॉलिसी मतलब है क्या, लोग इनपुट्स देते हैं, एनवायरनमेंट से इनपुट जाते हैं सरकार को, सरकार फिर उन इनपुट्स के आधार पे, लोगों की प्रॉब्लम के आधार पे क्या बनाती है, सरकार पॉलिसी तैयार करती है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट लोगों के सामने पॉलिसी रखी जाती है। जैसे इनपुट गए कि बहुत पोल्यूशन फैल रहा है, राइट, तो गवर्नमेंट की दिल्ली गवर्नमेंट ने पब्लिक पॉलिसी निकाली कि न्यू ईयर पे कोई क्रैकर्स नहीं फोड़ेगा, राइट। तो लोगों की प्रॉब्लम जो इनपुट्स हैं या लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए ही सरकार क्या बनाती है, पब्लिक पॉलिसी बनाती है, राइट। और एक बार पब्लिक पॉलिसी बन जाए और मार्केट में मतलब सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो आपको वो कंपलसरी फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, राइट। तो पब्लिक पॉलिसीज क्या ऐसे ही बैठे बैठे बना दी, बस दिमाग में आ रहा था पॉलिसी बना दो तो बना दी, नहीं, पहले इनपुट्स भी तो आने चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स पता चलनी चाहिए, इनपुट्स आने चाहिए कि लोगों को किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तभी तो आप उस चीज़ में इंप्रूवमेंट कर पाओगे। तो पहले आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आपके पास इनपुट्स आ गए, तो आपने उसके ऊपर वर्क करना शुरू करा और आपने एक पॉलिसी बना डाली जो कि सबके किस में होगी, वेलफेयर में, सबके हित में होगी, राइट। तो पॉलिसीज नॉट मेड इन आइसोलेशन, अकेले अकेले बैठ के बिना किसी चीज से मतलब रखे आप पॉलिसी नहीं बना सकते हो, बट आफ्टर टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है।
तो एनवायरनमेंट से आप इनपुट लेते हैं, पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, राइट, और जो भी रिजल्ट होता है पब्लिक पॉलिसी जो भी आपने बनाई है वो किसके समक्ष रखते हैं, फिर से एनवायरनमेंट के सामने रखते हैं ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें। ओके, अब पब्लिक पॉलिसी जैसे लिखा है वॉट एवर, राइट, वॉट टू डू नॉट टू डू, इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको रफ बता रही हूँ, राइट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पब्लिक पॉलिसी सरकार ने निकाली, सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड इन पब्लिक प्लेसेस। दूसरी पब्लिक पॉलिसी निकाली, वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस इज कंपल्सरी। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी आपको बताती है कि क्या करना चाहिए, जैसे कि वेयरिंग मास्क, मास्क पहनना चाहिए, राइट, वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस इज कंपल्सरी। बट कभी कभार पब्लिक पॉलिसी ये भी बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बताया कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, राइट, सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड इन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक पॉलिसीज मतलब वो पॉलिसीज जो जनता के लिए बनाई जा रही हैं, जनता के फायदे के लिए बनाई जा रही हैं, राइट। अब वो उस पॉलिसी में कुछ भी हो सकता है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि आप ये ना कीजिए, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि आप ये कीजिए, राइट। तो लैंग्वेज जैसी भी हो, है तो वो पब्लिक के लिए ही ना, राइट। तो पब्लिक पॉलिसीज कुछ भी हो सकती हैं, दे कैन बी इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड यू डू, या फिर दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोहिबिशंस या रिस्ट्रिक्शंस एज टू व्हाट नॉट टू डू, राइट। तो दे कैन बी इन एनी फॉर्म्स। तो आज हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।